ओके। हेलो एवरीवन। आज हमारा न्यू टॉपिक है लिमिट स्टेट ऑफ कंप्रेशन। दैट मीन्स कॉलम की हम बात करने वाले हैं। कॉलम कॉलम का वर्क क्या है कि स्लैब से लोड ट्रांसफर होता है। सबसे पहले लोड कहाँ रहेगा? स्लैब पे। स्लैब से लोड कहाँ आएगा? बीम में। और बीम से फिर कहाँ जाएगा? कॉलम में। तो इसी का हम लोग आज डिजाइन करने वाले हैं, इसका स्टडी करने वाले हैं। कॉलम से फिर कहाँ जाएगा? फाउंडेशन में। इसके बाद हम फाउंडेशन भी पढ़ेंगे और इसके बाद फिर कहाँ चला जाएगा? सॉइल में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? तो एक सिंपल डिफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्क्रीट कंप्रेशन मेंबर यूज टू ट्रांसफर द लोड ऑफ अ स्ट्रक्चर टू इट्स फाउंडेशन आर टर्म्ड एज कॉलम। यानी स्ट्रक्चर का लोड जो है वो फाउंडेशन को ट्रांसफर करता है, वही क्या है? कॉलम है। क्लियर? कंप्रेशन मेंबर। और इसको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन। एक्सियल कंप्रेशन। क्लियर? अब इसमें कुछ केस है। कॉलम, यदि स्लेंडरनेस रेशियो जो है लेमडा ग्रेटर देन 3 होगा तो क्या होगा? कॉलम होगा। और यदि लेमडा जो है लेस देन 3 होगा, स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 3 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पेडेस्टल। ये भी एक कंप्रेशन मेंबर है, बट ये हाइट जो है इसका बहुत ही ज्यादा क्या होता है? स्मॉल है। तो एक टर्म आया यहाँ पर, स्लेंडरनेस रेशियो लेमडा। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको देखते हैं। तो लेमडा इक्वल टू जो होता है, लेमडा इक्वल टू एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय बी। और बी इक्वल टू क्या होता है? बी इक्वल टू होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब कॉलम क्या है? मे बी रेक्टेंगल हो, मे बी सर्कुलर हो, कुछ भी हो सकता है। तो यदि हमारा कॉलम जो है कुछ इस तरह से है, यदि ये हम बात करें डी है, ये बी है, तो बी इक्वल टू क्या होगा? मिनिमम ऑफ बी एंड डी। बी और डी का जो लिस्ट होगा वही क्या होगा? लिस्ट लेटरल डायमेंशन होगा। इसी से हम सिलेंडरनेस रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ओके। नेक्स्ट बात करें, यदि हमारा सर्कुलर कॉलम है इस तरह से और इसका डाया क्या है? डी है, तो फिर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही डायमेंशन है। अब एल इफेक्टिव इक्वल टू जो होगा ये क्या होता है? के इंटू एल। एल दैट मीन्स अनसपोर्टेड लेंथ, क्लियर लेंथ। के इक्वल टू क्या होगा? इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, ये के का नेमिंग है। क्लियर? तो अब देखते हैं आगे कैसे कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट इंड कंडीशन पे के का वैल्यू क्या होता है, ये चीज देखते हैं। क्लियर? पहला हमारा क्या है? हम ले लेते हैं सपोर्टिंग कंडीशन। सपोर्टिंग कंडीशन। दूसरा क्या है? एज पर यूलर्स, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और अभी क्या है हम लोग देखेंगे? एज पर IS 456 यहाँ पर देखेंगे। पहला सा कंडीशन हम जो लेते हैं, पहला, यदि हमारा बोथ इंड क्या है? फिक्स है। क्या है? बोथ इंड क्या है? हमारा कॉलम का फिक्स है। यानी क्या है? ये दोनों इंड क्या हो गया? बोथ इंड फिक्स्ड हो गया होगा। जब फिक्स्ड होगा तब एज पर यूलर्स जो होता है वो क्या होता है? 0.5। और एज पर IS 4 जो 56 लेते हैं वो 0.65। क्लियर? इसमें जो डिफ्लेक्ट करेगा हमारा क्या होता है? जहाँ फिक्स होता है यहाँ से डिफ्लेक्ट नहीं, थोड़ा सा आगे पोर्शन से जाके, इधर भी थोड़ा सा आगे पोर्शन से जाके ये भी हमारा कुछ इस तरह से क्या होता है? डिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए एज पर यूलर्स थ्योरम्स के अनुसार क्या करना कि यदि ये एल है तो L/2 यानी L इंटू 0.5, L/2 ही क्या है? वो इफेक्टिव में आ रहा है। क्लियर? वो फाइल होगा। लेकिन एज पर IS 456 क्या है? ये 0.65 टाइम्स बोल देता है। क्लियर? दूसरा कंडीशन हमारा सपोर्ट कंडीशन क्या है? कि बोथ इंड फिक्स्ड है, बट क्या है? वन इंड फिक्स्ड एंड अनदर इंड हिंज। ओके।
एक सेकंड इसको अच्छे से बना लें। ओके ओके, वन इंड फिक्स्ड है, वन इंड फिक्स्ड एंड वन इंड हिंज। एक फिक्स्ड है एक हिंज है, तब जो ये होगा क्या होगा 0.707, और ये वैल्यू क्या होता है 0.8 होता है, ये सेकेंड कंडीशंस में। और देखते चलते हैं और भी कुछ कंडीशंस है। नेक्स्ट कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, क्या है, बोथ इंड क्या है हिंज है। क्लियर, यहाँ भी हिंज है और फिर यहाँ भी हिंज है, आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा। यहाँ भी क्या है हिंज है, तो यानी क्या है बोथ इंड हिंज है, तब जो ये वैल्यू होता है कितना होता है 1, और इस केस में भी 1। क्लियर। नेक्स्ट क्या है वन इंड फ्री है, नेक्स्ट क्या है लास्ट जो है ये क्या है वन इंड फ्री है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको हम्म, और वन इंड क्या है फिक्स्ड है, तब जो ये होगा क्या होगा पूरा रोटेशन पॉसिबल है, ये दो हो जाता है और इस केस में भी दो हो जाता है। तो यानी ये जो वैल्यू हम बात कर रहे हैं यही वैल्यू क्या है के का वैल्यू है। इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो के का वैल्यू यूज करेंगे हम यही वैल्यू का यूज करेंगे। अब कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक है उसको देख लेते हैं पहले। जैसे कि फर्स्ट क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। तो इसमें कुछ कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशंस देखते हैं, बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो के हेल्प से। तो पहला क्या होता है शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम कब होगा जब लेमडा जो है वो लेस देन 12 होगा। दूसरा टाइप ऑफ कॉलम क्या है लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम ये कब होगा जब लेमडा जो है ग्रेटर देन 12 हो, और एंड साथ ही साथ लेमडा जो है लेस देन क्या हो 60 हो। ये क्या था बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट, पहला क्या होता है टाइड कॉलम, टाइड कॉलम। क्लियर। अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा इसका एक फिगर बनाते हैं। ओके, तो टाई बार जैसे बीम में रिंग प्रोवाइड करते थे उसी तरह का यहाँ बात कर रहे हैं। तो टाइड कॉलम क्या होगा कुछ इस तरह से, आप इसमें भी क्या करेंगे एक रिंग प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर। तो ये इस तरह से जो रिंग प्रोवाइड करेंगे चारों कॉलम्स को जो है, तो ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट जो है ये क्या हो गया मैन बार, मैन स्टील बार हो गया ये, और यही क्या हो गया टाई बार हो गया, टाई बार। क्लियर। तो इसी को बोलते हैं टाइट कॉलम। अब क्यों टाई बार प्रोवाइड करते हैं, ये तो हर कॉलम में देना ही देना है, क्यों प्रोवाइड करते हैं इसका कुछ रीजंस है देख लेते हैं। कुछ रीजन है क्यों प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट है। नंबर वन, टू कीप लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन पोजिशन, पहला ये भी एक रीजन है लॉन्गिट्यूडनल बार को पोजिशंस में रखेगा। दूसरा, टू कैटर एनी अननोन शियर एंड टॉर्सन, शियर और टॉर्सन का जो भी अननोन है उसको भी क्या करेगा, केटर है अननोन है उसको बैलेंस करने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट है तीसरा, टू प्रिवेंट, टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड कन्फाइनमेंट ऑफ concrete resulting in
इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। और नेक्स्ट नंबर 4 लास्ट है, टू अवॉइड बकलिंग। क्लियर। एक चीज हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो पढ़ा था टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट में, दो पढ़ा था, एक शॉर्ट कॉलम पढ़ा है और एक लॉन्ग कॉलम पढ़ा है। शॉर्ट कॉलम्स क्या है, लेंथ इसका स्मॉल होता है, इसका स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा 12 होता से लेस होता है। ये जब भी फेल होगा, इसका मोड ऑफ फेल्यूर की बात करें तो ये क्या होगा, क्रश्ड होगा। जब भी होगा ये क्रश्ड हो जाएगा, एकदम चूर चूर जैसा हो जाएगा। लॉन्ग कॉलम क्या होगा, ये अलोंग द लेंथ ये बहुत ज्यादा है तो ये क्या होगा, इस तरह से बकल करेगा। तो यानी इसका मोड ऑफ फेल्यूर जो होगा वो क्या होगा, बकलिंग होगा। ये हम मोड ऑफ फेल्यूर की बात कर रहे थे, ये दोनों की लॉन्ग और शॉर्ट में। क्लियर। तो यहाँ टाई बार्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, मेन बार्स को पोजीशन में रखता है, शियर और टॉर्सन को भी ये रेजिस्ट करता है, और इस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और बकलिंग को भी ये क्या करता है, अवॉइड करता है। क्लियर। ये तो हम अभी देख रहे हैं, क्लासिफिकेशंस देख रहे हैं बेस्ड ऑन द रेनफोर्समेंट के बेसिस पे देख रहे हैं। पहला टाइड कॉलम हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 हम बात करते हैं स्पाइरल और हेलिकल कॉलम। स्पाइरल और हेलिकल कॉलम्स, इसमें भी कुछ नहीं है, जैसे ये हमारा कॉलम में हम ये रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। क्लियर। तो इसमें भी क्या है, स्पाइरल कुछ इस तरह से हम एक रिंग प्रोवाइड करते जाते हैं सर्कल फॉर्म। सॉरी, ये क्यों रिमूव हो गया। ओके हाँ, ये इस तरह से प्रोवाइड करते जाते हैं। तो फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरल और हेलिकल्स रेनफोर्समेंट। इसका भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इट लीड्स टू बेटर confinement of concrete. Next point, triaxial compression, और मेन पॉइंट है इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 5%। इस तरह से इसमें रिंग भी होगा, टाई बार भी होगा, उसके अलावा हम स्पाइरल या हेलिकल्स दे रहे हैं तो क्या होगा, उस कॉलम का लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 5% क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, कंपोजिट कॉलम। कंपोजिट कॉलम, अब इसमें क्या है कि एक ही में दो शेप हो तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट। जैसे कि हम बात करें कि ये हमारा पहले रेक्टेंगल है, इसमें फिर हम क्या कर रहे हैं, एक आई सेक्शन का शेप दे दे रहे हैं। क्लियर, ये आई सेक्शन का शेप है। या फिर एक और हमारा दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एक रेक्टेंगल है और इसी में क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर शेप दे दे रहे हैं। तो ये भी क्या है, हमारा कंपोजिट कॉलम है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, बेस्ड ऑन लोडिंग। लोडिंग के बेसिस पे कॉलम को जो क्लासिफाई किया गया है, नंबर 1 क्या है, प्योर एक्सियल, या फिर इसी का अनदर नेम है कॉन्सेंट्रिक लोडिंग। प्योर एक्सियल या कॉन्सेंट्रिक लोडिंग। क्लियर। ये क्या होता है तो देखते हैं। ये हमारा फॉर एग्जांपल्स कॉलम है, इसमें इस तरह से हमारा एक सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। अब इसी पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, लोडिंग एक्ट हो रहा है। दैट मीन्स इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू क्या है, 0 है। तो जब भी हमारा लोड सेंटर पे एक्ट हो रहा हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर एक्सियल लोडिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2 का। नंबर 2 क्या है, यूनी एक्सियल बेंडिंग।
यूनी एक्सियल बेंडिंग, इसको भी समझते हैं कि हमारा फॉर एग्जांपल ये कॉलम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब लोडिंग जो इसमें एक्ट होगा वो कहाँ होगा, किसी भी एक एक्सिस में, आइदर ये यहाँ पर हो सकता है, इस एक्सिस में कहीं भी हो सकता है, या इस एक्सिस में कहीं भी हो सकता है, कोई एक डायरेक्शन में, या फिर वाई डायरेक्शन में भी कहीं एक ही पे जगह लोडिंग हो, या यहाँ इस लाइन में कहीं हो। ये इस तरह से यदि लोडिंग कंडीशन है तो इसको क्या बोलते हैं, यूनी एक्सियल बेंडिंग। और ये जो होगा एक टाइप ऑफ कॉलम होगा, वो क्या होगा, यूनी एक्सियल बेंडिंग होगा। क्लियर। एक और है जो कि लास्ट है, नंबर 3 है। नंबर 3 क्या है, बाई एक्सियल बेंडिंग, यानी जहां पर लोडिंग होगा उसको क्लासिफाई करने के लिए बाई एक्सियल यानी टू डायरेक्शन एटलीस्ट रिक्वायर्ड होगा, टू डायरेक्शन हमें रिक्वायर्ड होगा। जैसे कि इसको समझते हैं, ये हमारा कॉलम्स है, इसका हमारा एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब लोडिंग यहाँ, अब इस पॉइंट के लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमको, एक्स डायरेक्शन में ये डिस्टेंस मेजर करना होगा, फिर वाई डायरेक्शन में ये डिस्टेंस मेजर, तभी इसका कोऑर्डिनेट्स निकलेगा। तो जब भी इस टाइप से हमारा लोडिंग कंडीशन एक्ट कर रहा हो हमारे कॉलम्स पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई एक्सियल बेंडिंग। क्लियर। ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ कॉलम है जो कि क्या है, बेस्ड ऑन लोडिंग पे इसको क्लासिफाई किया गया है। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, क्या है, इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन इन डिजाइन ऑफ कॉलम। कॉलम का डिजाइन में इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस क्या है, इसको हम देखते हैं। नंबर 1, मिनिमम एरिया जो होना चाहिए कॉलम में, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील वो कितना होना चाहिए, इज 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। ये इतना रिक्वायर्ड है मिनिमम। नेक्स्ट नंबर 2 क्या होता है, मैक्सिमम एरिया of steel in column is 6% of gross area। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं, कोडल प्रोविजन, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इन पेडस्टल इज 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 4, मिनिमम डाया ऑफ स्टील, डाया ऑफ स्टील for longitudinal bar, for longitudinal reinforcement, longitudinal reinforcement is 12 mm, यानी कम से कम 12 mm वर्टिकल रेनफोर्समेंट तो हम देंगे ही देंगे, इससे कम हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं किसमें, कॉलम के केस में। और भी कुछ कोडल प्रोविजन है उसको देखते हैं। नंबर 5 की बात करें, मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इज 4, किसमें, जब हमारा बीम क्या होगा, रेक्टेंगुलर कॉलम होगा, सॉरी बीम बोल रहे हैं, जब हमारा कॉलम क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। जब रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो इसमें क्या होगा, कम से कम 4 रेनफोर्समेंट तो हमें देना होगा। क्लियर। और इसको प्लेसिंग कहाँ होगा, प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स, जो चारों कॉर्नर्स है उस कॉर्नर्स पे हम इसको क्या करेंगे, प्लेस्ड करेंगे। क्लियर। कम से कम 4 तो देना होगा, कब, जब रेक्टेंगुलर कॉलम है। यही जब हम बात करें नेक्स्ट नंबर, जब सर्कुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है, तब जो है इस केस में क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट, मिनिमम नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट ये कितना हो जाएगा, 6 होगा। और इसको भी इक्वली स्पेस टू ईच अदर, इक्वली इसको प्लेस्ड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 7 की बात करते हैं, मिनिमम क्लियर कवर, मिनिमम क्लियर कवर टू कॉलम इज 40 mm,
40 mm. Next, number 8, maximum spacing of bar. Maximum spacing of bar is 300 mm. क्लियर? तो मिनिमम क्लियर कवर कितना है? 40 mm कम से कम होना चाहिए क्लियर कवर। और एक बार के बाद जो दूसरा बार देंगे उसके बीच में मैक्सिमम स्पेसिंग कितना हो सकता है? 300 mm हो सकता है। ये सब तो मेन बार्स का कोडल प्रोविजन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में टाई बार का, कि जब हम टाई बार प्रोवाइड करेंगे तो फिर उसके लिए क्या कोडल प्रोविजन है। तो डाया ऑफ टाई बार जो होता है वो कितना होता है? फॉर इसको फाइटी कंसीडर कर लें। फाइटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट 6 mm, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मैक्स डिवाइडेड बाय 4। और इसको हमेशा क्या करेंगे? इंटीजर में रखेंगे। और इंटीजर में ऐसे 7 तो ले नहीं सकते हैं, 7 mm का डाया तो होता नहीं है, 8 mm। तो ये ऐसा देखेंगे कि जब भी 5 मैक्स/4 यदि पॉइंट में आए तो हम इसको क्या करेंगे? नेक्स्ट इंटीजर में लेंगे, और ऐसा जिसका डाया मार्केट में अवेलेबल हो। और ये 5 मैक्स क्या है? मैक्सिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। लॉन्गिट्यूडनल बार। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इसी का थोड़ा सा स्पेसिंग का। स्पेसिंग ऑफ टाई बार। स्पेसिंग ऑफ टाई बार इक्वल टू एस टी शुड भी क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 16। 5 मिनिमम लेस देन इक्वल टू 300 mm लेस देन इक्वल टू बी, यानी विड्थ ऑफ बीम। और ये क्या होना चाहिए? विच एवर इज लेस। और यहां पर भी सॉरी यहां पे छूट गया था, ये दोनों में क्या होगा? विच एवर इज ग्रेटर। जब भी डाटा प्रोवाइड करने की बात होगा तो हम ग्रेटर करेंगे, और जब स्पेसिंग की बात करेंगे तो वहां पर हम लेस की बात करेंगे। तो 5 मीन क्या है? मिनिमम डाया ऑफ मेन बार, लॉन्गिट्यूडनल बार। तो मिनिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। क्लियर? ये इसका कुछ थ्योरी पोर्शंस था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कुछ एजम्पशंस देखेंगे। जो एजम्पशंस है, हाँ, लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सुरल का आप एजम्पशंस जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें से 4 एजम्पशंस ऐसा है जो यहाँ भी अप्लीकेबल है। क्लियर? तो वो 4 को नहीं देखेंगे, इसके अलावा जो 2 यहाँ पर एजम्पशंस है वो 2 को यहाँ पे देखेंगे। फिर कल इसका फॉर्मूला को स्टेब्लिश करेंगे कि इसमें क्या फॉर्मूला यूज होगा लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कॉलम का कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा वो चीजें हैं। और फिर इसका डिजाइन स्टेप्स देखेंगे। थैंक यू।